कार्यक्रम सेहत में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, जो कि सीनियर फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है हृदय रोग और जरूरी सावधानियां। डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हृदय की क्या भूमिका है और हृदय रोग क्यों हो जाते हैं। देखिए, हृदय जो है शरीर का बहुत मुख्य अंग है, जिसका काम क्या है, सारे शरीर में रक्त प्रवाह करना। खून का प्रवाह हमारे शरीर में एक तरह की मोटर के जैसा है, ये पंप के जैसा है जो सारे शरीर में खून देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा, और इस अंग को खुद को भी अच्छा रहना, इसका खुद का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरे शरीर को जो चला रहा है वो ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर शरीर को ठीक से चल नहीं पाएगा, उसके लिए परेशानियां होंगी। तो ये हमें समझना चाहिए कि इसका खुद का भी रख रखाव हमारे लिए कितना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हृदय का स्वयं भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, यदि पूरे शरीर को स्वस्थ रहना है, तो हृदय कब अस्वस्थ हो जाता है? देखिए, हृदय में क्या होता है, ये मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है हमारा, जिसमें मुख्यतः मांसपेशियां हैं, और इन मांसपेशियों की भी सप्लाई के लिए ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हृदय की मांसपेशियों को भी खून सप्लाई करता है और जिससे ये चलता रहे। तो इसमें परेशानी कई तरह से आती है। हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं और सबको इसके अवेयरनेस भी है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका मतलब ये हुआ, जो हृदय को जो हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं, जिससे रक्त पहुंचता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए उनके अंदर, तो उससे हृदय का वो जो हिस्सा है वो काम करना बंद हो सकता है। उसको खून नहीं मिलेगा तो वो उसकी सेल्स डेड हो सकती हैं, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं हृदयघात, यानी हार्ट अटैक। ये चीज हो सकती है अगर खून की सप्लाई में कहीं रुकावट आ जाए, और रुकावट आने के बहुत से कारण हैं, और इस कारण से हृदयघात हो सकता है, और ये बड़ी सीरियस चीज हो सकती है, जान भी जा सकती है इसमें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हृदयघात की बात की, हम जानना चाहेंगे कि हृदयघात के अलावा और कौन से रोग हैं जिनसे हृदय ग्रसित होता है? क्या जन्मजात भी हृदय रोग होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है जो मैंने बताया अभी। ये तो मुख्य लोगों को बहुत इसके बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा भी हृदय की और भी बीमारियां हैं, जैसे कि जो आप कह रहे थे कंजेनाइटल, यानी जन्म से आनुवांशिक। ये लोग भी जानते हैं इनके बारे में। जैसे लोग कहते हैं दिल में छेद, इनको हम टेक्निकली मेडिकल भाषा में कहते हैं VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यानी जो हमारे हृदय की जो दीवारें होती हैं, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर होते हैं हमारे दिल में, उनके बीच 2 दीवारें हैं, उनमें आमतौर पे कोई छेद नहीं होता, एक ही तरफ प्रवाह होना चाहिए। उसमें छेद आ जाए तो ये दिल में छेद होने की बीमारी कह सकते हैं। फिर बचपन में एक और बीमारी आती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD कहते हैं इसको। ये 5 से 15 साल की उम्र में होता है बच्चों में, और ये इन्फेक्शन होता है। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो खून से जाकर के हमारे हृदय के वाल्व्स को इन्वॉल्व कर देता है। और इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज में हमारे वाल्व जो होते हैं दिल में हमारे मुख्यतः 4 वाल्व हैं, इनमें से कोई भी वाल्व को अफेक्ट कर सकता है वो। और वाल्व जब अफेक्ट होगा तो वाल्व में सिकुड़न हो सकती है, लीकिंग हो सकती है, और इस प्रकार से सांस की तकलीफ होती है बच्चों में, और इसमें कुछ जोड़ों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये बचपन का जो इन्वॉल्वमेंट है हार्ट का, ये इस प्रकार से हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसके अलावा ब्लड प्रेशर या जो शुगर वाले मरीज हैं, उनका भी लंबे समय में हार्ट फैल जाता है, डायलेट हो जाता है, और उस कारण से हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये अलग तरह की ये भी बीमारियां हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अलावा है। अब जानेंगे खास लक्षणों के बारे में। यदि हृदय रोग है किसी को, तो प्रारंभिक जो लक्षण है वो किस प्रकार प्रकट होंगे? जी, ये भी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मरीज कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं लक्षणों को लेके। कई बार वो छाती का समझते हैं, कई बार फेफड़ों की बीमारी समझते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इसलिए लक्षणों का समझना बहुत जरूरी है। सबसे जो नंबर 1 लक्षण हम मानते हैं, सभी लोग जानते भी हैं, छाती में दर्द होना। छाती में दर्द हृदयघात का मुख्य लक्षण है। इसको सबको समझना चाहिए कि यह जो दर्द होता है, छाती में दर्द, ये किस प्रकार का होता है। दर्द बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हर तरह का दर्द हृदयघात का जैसा नहीं होता। मुख्यतः जो दर्द आता है, ये जो छाती के बिल्कुल सेंटर में जो दर्द होता है वो, या उल्टी तरफ लेफ्ट साइड का जो छाती का दर्द है, वो हृदयघात के दर्द के लिए हमें चौकस हो जाना चाहिए। और ये दर्द की खासियत ये है कि इसके साथ में पसीना आता है बहुत तेज, और ये दर्द जो बाएं साइड का हाथ है उसमें भी जाता है, ऊपर जबड़ों तक भी जा सकता है। ये हमें पता होना चाहिए। मुख्यतः ये दर्द आ रहा है तो आप बिल्कुल चौकस हो जाओ कि ये हमें हार्ट अटैक होने जा रहा है। दूसरे लक्षण जो होते हैं, एक तो छाती का दर्द बताया, दूसरा सांस की तकलीफ। सांस की तकलीफ भी बहुत बड़ा कारण है हार्ट की तकलीफ होने का। जिन लोगों के हार्ट कमजोर हो जाते हैं, जो हार्ट फेलियर वाले होते हैं, उनको भी ऐसे लक्षण आते हैं। ऐसे में हमें या चिकित्सक को ये जानना जरूरी होता है कि ये फेफड़ों से हो रहा है या दिल से हो रहा है। तीसरी चीज हो सकती है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है उसमें
पाल्पिटेशन बोलते हैं इसको। दिल की धड़कन लोग कंप्लेंट करते हैं, आके मरीज भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को धड़कन हो रही है, बहुत तेज हो रही है। ये भी हमारे दिल की बीमारियों के ऊपर संकेत देता है। कई बार दिल की धड़कन 200, 250, 300 तक भी हो जाती है। उसके लिए इमीडिएट इमरजेंसी एडमिशन किए जाते हैं, तो वो भी पेशेंट को पहचानना आना चाहिए। तो ये मुख्य 3 हमारे लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ खास कारक हैं जो प्रभावित करते हैं हृदय रोगों को? वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? किन लोगों को ये रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है? बिल्कुल, ये भी अच्छा प्रश्न है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम रोक भी सकते हैं, और बहुत से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम कुछ कर नहीं सकते उनका, लेकिन जिनका कर सकते हैं कम से कम उन पे ध्यान दिया जाए। तो जो कारण है हमारे दिल की बीमारियां होने के, सबसे प्रमुख जो है वो तो जीवन शैली है। हम लोगों ने अपनी जीवन शैली को ही इतना खराब कर लिया है, और जो हमारे हाथ में भी है, हम उस चीज को अगर समय से ठीक करें, ध्यान दें, तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो जीवन शैली में जो मुख्यता है वो है खान पान और व्यायाम, जो रेगुलर हमारी एक्सरसाइज जो जरूरी है। एक्सरसाइज के बारे में ये कहा गया है कि प्रतिदिन आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन कर लें, 1 दिन रेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा योग का भी बहुत बड़ा रोल है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये व्यायाम, जिसमें व्यायाम में मेन बताया गया है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जिम में जो ट्रेडमिल होती है, तेज तेज चलते हैं मशीन पे, या आप बाहर सड़क पर भी चल सकते हैं, तेज चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस हार्ट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। एक तो व्यायाम हमें रेगुलर करना चाहिए। दूसरी जो हमारी जीवन शैली का पार्ट है वो है खान पान। खान पान में हमें जो तली भी चीजें हैं, यानी हाई फैट डाइट्स, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे हार्ट के लिए। और अनसैचुरेटेड, यानी अब आपको आम भाषा में बताना है तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो असली घी, या जो पुराने समय में डालडा आता था, हाइड्रोजनेटेड होता था। और जो सैचुरेटेड फैट जो ठीक है वो इतना रिस्की नहीं है, जैसे कि हमारे जितने रिफाइंड ऑयल्स आ रहे हैं आजकल, ऑलिव है, मस्टर्ड है, सब ये हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा में। तो एक तो हमने जीवन शैली के बारे में आपको बता दिया। दूसरे जो रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट की तरफ हमें परेशानी की तरफ ले जा सकते हैं वो है, एक तो शुगर है, डायबिटीज, दूसरा है ब्लड प्रेशर, फिर अगर कोलेस्ट्रॉल्स हमारे खराब हैं जिसको हम बोलते हैं डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल्स हमारे डिस्टर्ब्ड हैं, ये तीनों भी रिस्क फैक्टर्स हैं। बट इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो बीमारी हो गई उसको खत्म तो कर नहीं सकते, लेकिन उनको यदि हम कंट्रोल करें, शुगर को कर लें, ब्लड प्रेशर कर लें, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले लें, तो उससे भी हम अपने को बचा सकते हैं। फिर और रिस्क फैक्टर जैसे कि अनुवांशिक, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपकी फैमिली में चल रहा है तो चल रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते। फिर आती है एक सिगरेट स्मोकिंग, ये भी हमारे हाथ में, अगर हम इसे रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ये जमाव करता है और रोकता है, उनका प्रवाह को रोक देता है। दूसरा आपका जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी बहुत जरूरी चीज है। टाइप ए पर्सनैलिटी, जैसे हम बहुत सोच विचार करने वाले, टेंशन लेते हैं, वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को परेशानी करता है। तो ये सारे जो भी मैंने आपको समझाया रिस्क फैक्टर्स के बारे में, इसमें हम बहुत कुछ हमारे हाथ में है जैसा बताया गया, तो उनको हमें ध्यान देना चाहिए उस बारे में। डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, आपने धूम्रपान की बात की, तो क्या हम अल्कोहल को भी रिस्क फैक्टर में मान सकते हैं? हाँ, देखिए ये अच्छा प्रश्न है। अल्कोहल जो है ये डायरेक्टली हमारी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जिसे हम कहते हैं, नसों का ब्लॉकेज, उसको डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता जैसे कि धूम्रपान है। धूम्रपान तो डायरेक्ट हमारी नसों को ब्लॉक कर सकता है। जो अल्कोहल है वो इनडायरेक्टली हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। वो कैसे? अल्कोहल आप लॉन्ग टाइम लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर उससे हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जो रक्त की धमनियां हैं वो रुकने लगती हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से हमारे को परेशानी में ला सकता है। और भी अल्कोहल के और खराब इफेक्ट्स हैं, लीवर का या ब्रेन के ऊपर, या इनडायरेक्टली हार्ट के लिए एक तरह की कार्डियोमायोपैथी बीमारी है, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं इसे। अल्कोहल ज्यादा समय लेने से हार्ट फैल जाता है और हार्ट फेलियर होने लगता है, तो वो भी इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है। डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, अब हम हृदय रोग की जांच की बात करते हैं, तो वो कौन से टेस्ट हैं जो बहुत जरूरी हैं और आम तौर पर एक व्यक्ति को, जैसे आजकल रूटीन चेकअप होता है 6 महीने में, साल भर में, और किस आयु के बाद ये जांचें आरंभ करवा देनी चाहिए? देखिए, उन लोगों में जिनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बता दिए। सपोज किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको बहुत रेगुलरली आपको अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए, जिससे सारी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका लेवल्स पता चल जाते हैं कि कितने लेवल में है, कंट्रोल में है कि नहीं। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स वाले लोगों को तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे यदि आप टेस्ट के बारे में पूछें तो हार्ट से संबंधित टेस्ट जो होते हैं, मुख्यतः तो ECG है। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है
और उसे सस्पेक्ट है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो सबसे पहला टेस्ट ईसीजी है। वो एकदम बता सकता है कि किसी को हार्ट का अटैक हो रहा है या अर्ली स्टेज में है या जो भी है, उससे इमीडिएट डिसीजन लिया जा सकता है। और बहुत आसान टेस्ट है, सस्ता है और जगह जगह उपलब्ध होता है। उसके बाद जो बाकी टेस्ट हैं वो हमारे रिस्क फैक्टर से संबंधित हैं, जैसे शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट है। फिर आगे के टेस्ट जो आगे ईसीजी में यदि खराबी आती है तो आगे जो फर्दर टेस्ट हैं, जैसे आजकल सब जो जानते भी हैं इस बारे में, इकोकार्डियोग्राफी। ये क्या करता है, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा अंदर है उसके बारे में ये टेस्ट है। वाल्व कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। दूसरे फर्दर टेस्ट है टीएमटी, ट्रेडमिल, जैसे आपने जिम में लोगों को चलते हुए देखा। ट्रेडमिल एक टेस्ट है जो हमारा हार्ट की ब्लॉकेजेस के बारे में बता सकता है। यदि किसी को आगे हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं तो टीएमटी बहुत अच्छा बता सकता है। फिर आगे और सबको इसके बारे में पता ही है, एंजियोग्राफी है या स्ट्रेस टेस्ट है, बहुत से आगे फर्दर टेस्ट हैं। डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, अब हम जानना चाहेंगे कि जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, खासतौर से इमरजेंसी हृदय रोगियों के साथ, तो अगर किसी को हृदयघात हुआ है तो उसको निकट के चिकित्सक के पास जो चिकित्सालय है वहां तक तो पहुंचाना चाहिए, लेकिन घर में तुरंत हम किस तरह की मदद दे सकते हैं? ये देखिए बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती। हमारे पास बहुत मरीज इस तरह के आते हैं जो हार्ट अटैक को गैस करते रहते हैं और 2 से 3 दिन निकाल चुके होते हैं जब हमारे पास आते हैं, और उस वक्त तक उनके हार्ट को बहुत कुछ डैमेज हो जाती है। तो ये हमारे लोगों को बहुत जरूरी है इस चीज का समझना। देखिए किसी को भी जो मैंने लक्षण बताए, यदि छाती में दर्द होने लगे, और कभी ऐसे भी टाइम होता है ऑड आवर्स हैं, आप बहुत दूर हैं, आपके आसपास अस्पताल नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले एस्प्रिन या इकोस्प्रिन जैसी दवा आमतौर पे घरों में होती है बहुत सारे लोगों पे, और नहीं तो रखनी चाहिए। जो डिस्प्रिन होती है, जो डिजोल्व होने वाली एस्प्रिन है, उसको रखना चाहिए और वो इमीडिएट उसको चबा लेना चाहिए, दांत से चबाना है उस दवाई को, जिससे वो इमीडिएट डिजोल्व हो जाए। दूसरा, ऐसे लोगों में जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं, एक दवा और आती है सॉर्बिट्रेट, बहुत कॉमनली मिल जाती है, 5 mg 10 mg की होती है, उसको जीभ के नीचे रखते हैं। इमीडिएट जीभ के नीचे रख देने से हार्ट अटैक जो चल रहा है उसको कुछ हद तक कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, जिससे हमें अस्पताल जाने का समय मिल जाए। दूसरा, ऐसे पेशेंट को आराम से लिटा देना चाहिए, उसको बिल्कुल एक्टिविटी या काम या किसी भी तरह से पूरी तरह रेस्ट में ले जाना चाहिए। और अब हमें इन 2 दवाएं यदि हमें मिल जाती हैं तो हमें फिर अस्पताल जाने का टाइम मिल जाता है। बल्कि डिस्प्रिन को पुअर मैन्स स्ट्रेप्टोकाइनेस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस वो इंजेक्शन है जो अस्पतालों में दिया जाता है, महंगा होता है। डिस्प्रिन बहुत सस्ती है, मतलब बहुत, ये तो 10 से 15 पैसे तक भी एक टैबलेट मिल सकती है। तो ये चीज़ हमें घरों में रखनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। डॉक्टर साहब, आपने खान पान की बात जब की तो हम जानना चाहते हैं कि इसमें हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मांसाहारी है, तो मांसाहार क्या एक रिस्क फैक्टर हो सकता है यदि कोई पहले से हृदय रोगी है तो? हाँ, देखिए खान पान में मांसाहार हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि सारा ही जो भी मांसाहारी भोजन है वो खराब है। इसके बारे में ये रिसर्चेज में बताया गया कि रेड मीट जो होता है वो हमारे लिए खराब है। बाकी इन जनरल जैसे रेड मीट जो होता है, ये जो बकरी का मीट होता है उसमें रेड पार्ट ज़्यादा रहता है। इसको फिश जो है ये काफ़ी सेफ है, क्योंकि उसमें जो फिश ऑयल्स होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग क्वालिटीज़ भी होती हैं। ऐसे ही जो चिकन प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेफ हैं। हाँ, खास तौर से जो एग है वो भी अब नॉन वेज वेज के बीच में ही आ गया है, लेकिन एग के बारे में ये कहा गया है कि जो बीच का येलो पार्ट है उसे अवॉइड करना चाहिए, एग वाइट लेना चाहिए, क्योंकि येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है। और जो बाकी जो मीट्स हैं उनमें बस रेड मीट जो होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसको जो बनाने का तरीका है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं। खाओ जरूर, लेकिन बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का यूज़ ना करें, ग्रेवी ना हो, दूसरे तरीके से उसको बनाएं। बॉइल्ड तरीके हैं, रोस्ट करके बना सकते हैं। तो बनाने जो कुकिंग मेथड्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, उनका ध्यान रखना। डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को बताएं कि हम किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो हमारा जीवन है उसमें आपाधापी है और गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, तो हम विभिन्न प्रकार के तनावों के बीच जी रहे हैं। तो ऐसे में तनाव क्या एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है? इससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने जो आप लोग पूछ रहे थे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो मैंने थोड़ा ब्रीफली बताया था इस बारे में कि तनाव जो होता है ये भी एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है, बट इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है ये। तो साइकेट्रिक मेडिसिन के अंदर पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। टाइप ए, टाइप बी पर्सनैलिटीज बताई गई हैं। सो जो टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो चाहते हैं हर चीज़ बिल्कुल ठीक रहे, कुछ भी खराब ना हो, सब अच्छा रहे। किसी भी चीज़ से एकदम अफेक्ट हो
जाते हैं जल्दी से जल्दी और स्ट्रेस में जल्दी आते हैं, उनकी नींद पे इफेक्ट आता है, नींद नहीं पूरी होती है। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटीज़ को भी देखा गया है कि वो इनडायरेक्टली क्या होता है, उनको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी और चीज़ें जो रिस्क फैक्टर्स हैं बढ़ जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तरफ जाते हैं। तो ये जो तनाव भरी ज़िंदगी है, इसमें भी हम लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए कि कुछ समय अपने लिए निकालें और ऐसे चीज़ें करें जिससे हमारा तनाव कम हो। जैसे कि मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है, मेडिटेशन करें, योग करें और कुछ अपने लिए परिवार के साथ समय गुजारें। अपनी डे टू डे जो भागती हुई लाइफ है उसमें से निकल के कुछ अपने लिए शांति का मार्ग ढूंढें, तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हृदय रोग और ज़रूरी सावधानियां विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।